जय हिंद साथियों। आप सभी को मेरा नमस्ते। और सुबह हो चुकी है तो सभी लोग जग जाएंगे। आज हम बात करेंगे देश के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर। हम सब परीक्षार्थी हैं, मतलब आप सब किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और अगर परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी हमें अपने कम से कम अपने देश के बारे में बहुत कुछ जानकारियां होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं जानेंगे, या उस देश की राज्य व्यवस्था के बारे में नहीं जानेंगे, या उस देश में दिन प्रतिदिन घटित हो रही घटनाओं या तमाम रोज जो नए रिकॉर्ड्स बनते हैं उनके बारे में नहीं जानेंगे, तो हम अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। मित्रों, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भारत में 70 साल के इतिहास में, लगभग 72 साल हो चुकी, 72 साल के इतिहास में अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबे समय तक कौन बैठा, तो हो सकता है कि आप लोग जवाब दे पाएं कि सर वाई बी चंद्रचूड़ सन 1978 से 1985 तक, अर्थात लगभग 7 सालों तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। कहने का अर्थ यह है कि भारत में अगर मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए, तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाई बी चंद्रचूड़ का रहा। अगर मैं सवाल करूं या फिर मैं अगर आपको बताऊं कि आज उन्हीं वाई बी चंद्रचूड़ का के पुत्र, है ना, वाई बी चंद्रचूड़ के पुत्र भारत के अगले अर्थात भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, फिर आपको कैसा लगेगा? अद्भुत, एकदम रिकॉर्ड बन गया कि एक पिता जो भारत का सीजीआई रह चुका है और उनके पुत्र अगले सीजीआई भारत के बनने जा रहे हैं। आप कहोगे सर कि अब तक हमने ये काम राजनीति में देखा था कि राजनीति में पिता मुख्यमंत्री होता था तो उनके पुत्र मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या पिता प्रधानमंत्री रहे हैं तो उनके पुत्र या उनकी पुत्री प्रधानमंत्री बन सकती है। लेकिन अब ये न्यायपालिका में भी हम पहली बार देख रहे हैं कि पिता भारत के चीफ जस्टिस रहे और आज 37 सालों के बाद उनका पुत्र भी भारत के अगले अर्थात 50वें सीजीआई बनने जा रहे हैं। बिल्कुल हाँ। देखो, भारत में अगर सीजीआई के भारत में सीजीआई की नियुक्ति से संबंधित एक परंपरा होती है। परंपरा क्या होती है कि जो भी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उनका जब रिटायरमेंट का समय पास आता है तो उन्हें अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश देनी होती है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति के पास उन्हें एक उत्तराधिकारी के रूप में एक व्यक्ति का नाम भेजना होता है। सामान्य तौर पर ये जिस व्यक्ति के नाम की सिफारिश की जाती है यह सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सबसे सीनियर न्यायाधीश होता है ना। तो अब वर्तमान यूयू ललित अर्थात वर्तमान भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जब उनसे इस नाम को मांगा गया, क्योंकि वो 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, 8 नवंबर को वो 65 वर्ष के हो रहे हैं। आप सबको पता है कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो उनका कार्यकाल सिर्फ 74 दिन का था, अर्थात 2.5 महीने का उनका कार्यकाल था। तब इस बात से अवगत मैंने कराया था। अब 2.5 महीने उनके 8 नवंबर को पूरे होंगे तो उससे पहले ही अब उन्हें एक नाम की सिफारिश देनी थी। और कल अर्थात जो कल 11 अक्टूबर सन 2022 को उन्होंने 11 अक्टूबर सन 2022 को डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश कर दी और लगभग तय हो गया है कि अब आप भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के सीजीआई कह सकते हैं, 50वें सीजीआई 9 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ के बनने की पूरी संभावना है। आइए हम लोग जानते हैं डीवाई चंद्रचूड़ की। अगर डीवाई चंद्रचूड़ की बात करें तो ये कार्यकाल इनका शुरू हो जाएगा 9 नवंबर से, अर्थात 9 नवंबर से ये अपने कार्यकाल को ग्रहण करेंगे। और इनका भी कार्यकाल एक लंबा कार्यकाल होने जा रहा है, क्योंकि अभी ये वर्तमान में देखा जाए तो 63 साल के, है ना। 10 दिसंबर को ये 63 साल के पूरे होंगे। तो अगले 10 और 65 साल तक रहते हैं, तो अगले आप लोग याद रखिए अगले 10 नवंबर 2024 तक भारत के सीजीआई रहेंगे ये। कहने का अर्थ यह है कि जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं ये भारत के 2 सालों तक चीफ जस्टिस रहेंगे। एक लंबा कार्यकाल है। पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि कोई भी जब भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, लेकिन काफी समय के बाद एक भारत को ऐसा मुख्य न्यायाधीश मिलने जा रहा है जो 2 साल तक भारत की अगुवाई करेगा, भारत की न्यायपालिका की अगुवाई करेगा। ये भारत के लिए खुशी की बात भी है, क्योंकि जो डीवाई चंद्रचूड़ है भारत में एक सम्मानित जज हैं, सम्मानित न्यायाधीश हैं। इनके कुछ ऐसे फैसले हैं जिस वजह से भारत के लोगों को और इनसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बहुत सारे लोग इनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनके समय में सुप्रीम कोर्ट की और बहुत सारी जो सम्मान है, बहुत सारी जो प्रतिष्ठा है वो भारत में लोगों के बीच में समाज में स्थापित होगी। आइए हम लोग बात करते हैं
कि कुछ इनके फैसले हैं, है ना, कुछ इनके फैसले हैं, जैसे नोएडा में ट्विन टावर गिराने का फैसला इनका था, है ना, इन्होंने फैसला दिया। एडल्ट्री लॉ पर फैसले इन्होंने दिए। हादियाबाद केस में जो इच्छा से अपनी शादी कर सकते हैं, कि मतलब अपने मनपसंद शादी करना राइट टू लाइफ में आता है, अर्थात मौलिक अधिकार है, ऐसा इन्होंने कहा। निजता के अधिकार को देकर एक बड़ा फैसला इन्होंने भारत में दिया और तमाम चीजों को स्पष्ट कर दिया। और इसके साथ साथ अविवाहित को अबॉर्शन का भी थोड़े दिन पहले कहा कि भारत में सभी महिलाओं को, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, अबॉर्शन कराने का अधिकार है, क्योंकि हम यहाँ पर महिलाओं के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते, तो अबॉर्शन का अधिकार दे दिया महिलाओं को। तो कई सारे, उसके साथ साथ सबरीमाला, जो आपने देखा होगा केरल का सबरीमाला मंदिर था, उसमें महिलाओं के प्रवेश का आदेश इन्होंने दिया, निर्णय दिया। उसमें होता क्या था कि सबरीमाला में 10 साल से कम उम्र की महिलाएं या 50 साल से कम उम्र की महिलाएं ही प्रवेश कर सकती थी। तो इन्होंने कहा कि ये महिलाओं के साथ भेदभाव है। अगर आप ये कहते हो कि 10 से 50 वर्ष की उम्र के बीच की महिलाएं सबरीमाला मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, तो ये उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ है, ये उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ है। उनके साथ आप बराबरी नहीं कर रहे, आप लिंग के आधार पर या फिर उम्र के आधार पर उनके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, जो भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। और कहा कि महिलाएं किसी भी उम्र की हो सबरीमाला मंदिर में जा सकती हैं। तो कई सारे निर्णय इनके रहे हैं जो भारत में बड़ा प्रसिद्ध रहे। अयोध्या का राम मंदिर का जो निर्णय आया था उसको लेकर चर्चा में रहे, क्योंकि 5 न्यायाधीशों की बेंच थी, 4-1 से फैसला आया था, जिसमें एक न्यायाधीश इन्होंने अलग निर्णय दिया, वो यही थे, डीवाई चंद्रचूड़। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो डीवाई चंद्रचूड़ अपने फैसलों के साथ साथ अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। जो कमेंट, जो पासिंग रिमार्क्स होता है फैसले के समय, जो वो कहते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं इनके, इसलिए भी ये जाने जाते हैं। इसको एक बार समझेंगे। इन्होंने सितंबर 2022 में कहा था कि हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख देने वाली संस्था बने, है ना, तारीख पे तारीख देने वाली अदालत बने। जब वकील ने एक केस की सुनवाई चल रही थी, तो वकील ने जब समय मांगा कि माय लॉर्ड थोड़ा सा वक्त और चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख देने वाली अदालत बने। सुप्रीम कोर्ट अर्थात फैसले तुरंत। तो ये बहुत बड़ी बात थी भारत की न्यायपालिका के लिए, बहुत बड़े अवसर की बात है ये। उसके साथ साथ फरवरी 2020 में ऐसा ही कहा था कि जब फरवरी 2020 में गुजरात में भाषण के दौरान कुछ ऐसा कहा कि असहमति पर अंकुश के लिए सरकारी मशीनरी को लगाना डर की भावना पैदा करता है। इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है तो आप बोलने दीजिए, आप उस पर पहरेदारी कर रहे हैं, ये लोकतंत्र पर खतरा है, ये डर पैदा करता है। कोई भी व्यक्ति सरकार से असहमत हो सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी से भी असहमत हो सकता है, मैं आपको क्रिटिसाइज कर सकता हूं, आप मेरे में कमी ढूंढ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर मैं कहूं कि नहीं नहीं तुम मुझे गलत नहीं बोल सकते, तो मेरे काम को गलत नहीं बोल सकते, तो फिर ये कहां का लोकतंत्र है। तो कहा कि इन्होंने असहमति को राष्ट्र विरोधी कहना लोकतंत्र पर हमला होता है। अर्थात अगर कोई नेता ये कहे कि आपने अगर सरकार के खिलाफ बोला है तो हम आपको जेल में डाल देंगे, तो ये क्या है, लोकतंत्र पर हमला है। सहमति असहमति लोकतंत्र में होती है, इन्होंने कहा, है ना। इसके साथ साथ अगस्त 2018 में अलग विचार लोकतंत्र के मतलब अलग विचार लोकतंत्र के प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व की तरह होते हैं। कहा कि सबके एक विचार नहीं हो सकते, सब सरकार के साथ नहीं चल सकते, सरकार से अलग विचार लोकतंत्र के प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व, मतलब जरूरी है। अगर अलग विचार नहीं होंगे तो जैसे सेफ्टी वाल्व अगर प्रेशर कुकर में नहीं होगा तो कुकर फट जाएगा, वैसे अगर अलग विचार नहीं होंगे तो लोकतंत्र फट जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, है ना। अगर लोगों के बीच में असहमति नहीं होगी किसी बात को लेकर, तो फिर कहां का लोकतंत्र रह जाएगा। फिर इसका मतलब है कि लोग डर की वजह से सहमति दिखा रहे, है ना। तो कहा कि सेफ्टी बल्ब की तरह से पुलिस की कड़ी ताकत से बांधा नहीं जा सकता, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो बड़े अच्छे फैसलों के लिए जाने जाते हैं, बड़े अच्छे कमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। पिताजी 37 साल पहले भारत के चीफ जस्टिस बने थे इनके, इस बात को आप याद रखेंगे, है ना। 37 साल पहले तक थे, मतलब 1978 से 1985 तक वो रहे। 7 सालों तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, और ये भी 2 सालों तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और भारत की इतिहास में, न्यायपालिका के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश का बेटा मुख्य न्यायाधीश भारत में बनने जा रहा है। और इनका सम्मान, या कहें कि ये इतने अच्छे न्यायविद हैं कि इन्होंने अपने पिताजी के भी 2 फैसले पलट दिए थे, है ना। पिताजी ने जो 2 फैसले स्थापित किए थे मुख्य न्यायाधीश के रूप में, उनको भी इन्होंने पलट दिया था। उस पर बात किसी दिन और होगी। तो मैं बस इतना बताना चाहता था कि अब अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ होंगे।
जो कि वाई बी चंद्रचूड़ के पुत्र हैं। वाई बी चंद्रचूड़ भारत में अब तक सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे हैं। 7 सालों तक उन्होंने भारत के सीजीआई के रूप में काम किया और ये भी 2 सालों तक भारत के सीजीआई के रूप में काम करेंगे। अब मेरा बस आपसे एक ही सवाल है कि आपको ये बताना है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, है ना? एक ही सवाल है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसको बताइए। बाकी शुक्रिया आप सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, तो आपके लिए मिशन वर्दी हमारे एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आ चुका है। मिशन वर्दी को आप फ्री में बुक कर सकते हैं, कोई पैसा अभी आपको नहीं देना, है ना? और जब आप उसे परचेज करेंगे तो 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जाइए एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर और फ्री में आप लोग क्या कर लीजिए, उसे बुक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारे क्विज, प्रैक्टिस सेट आदि आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, कोई पैसा नहीं देना। जल्दी करिए। थैंक यू।